हेलो स्टूडेंट्स, प्लस टू क्लास की ज्योग्राफी का एग्ज़ाम अभी हाल ही में होने वाला है, बहुत जल्द ही। इसमें एक पोर्शन है जिसमें 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 18 नंबर के। उन सभी की मैराथन क्लास रहेगी। लगभग 25 मिनट की ये क्लास है जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। उन 50 क्वेश्चनों में से वो 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और 2 क्वेश्चन तो ऐसे हम बताएंगे जो निश्चित रूप से 99.99% यानी कि 99.99% आने की संभावना पक्की है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट में वो 2 क्वेश्चन हम ज़रूर बताएंगे लास्ट के 5 मिनट में, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे वीडियो को, पूरी क्लास को ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। और यदि आप इस पूरी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। केवल मैसेज करें व्हाट्सएप नंबर पर, हम आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाद में आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं और प्रिंट भी निकलवा सकते हैं इस पीडीएफ का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 1901 से 21 को स्थिर जनसंख्या अवधि क्यों कहा जाता है? क्या हुआ था कि 1901 से लेकर के 1921 के बीच में भारत में जो जनसंख्या थी वो लगभग स्थिर ही रही, न बहुत ज़्यादा बढ़ी। लेकिन 1911 से 1921 का जो दशक है उसे महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इस 10 वर्षों के दौरान पूरे 1900 के बाद आज तक पहला दशक था जिसमें जनसंख्या घटी थी, वरना भारत की जनसंख्या बढ़ती रही है। तो इसे महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है 1911 से 21। परंतु 1901 से 21 के बीच की जनसंख्या स्थिर अवधि कहा जाता है। इन सब का कारण था बहुत सारी समस्याएं, जैसे हैजा, प्लेग, इन्फ्लुएंजा जैसी महामारियां, अकाल और युद्ध। इन सब के कारण बहुत सारी जनसंख्या जो है उसमें कमी आई, बहुत सारे लोग मारे गए थे। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, स्वच्छता की कमी थी, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही अथवा रुक गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का सिंचाई पर प्रभाव बताइए। यानी कि इंदिरा गांधी नहर से क्या बदलाव हुआ? इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्रदान की। इससे भूमि उपज बढ़ गई, भूमि में उत्पादन बढ़ गया, फसल विविधता बढ़ गई और किसानों की आय भी बढ़ गई। आय बढ़ने से वो पशुपालन के साथ साथ उनकी जीवन शैली में भी विकास हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उद्योगों के लिए कच्चे माल की अभिगम्यता क्यों जरूरी है? अभी इंडस्ट्री जो है उनको कच्चे माल की जरूरत आसानी से पूरी होती रहे, ये क्यों आवश्यक है? उद्योगों के लिए कच्चा माल आसानी से पहुंचना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे परिवहन लागत कम होती है और उत्पादन सस्ता हो जाता है। उत्पादन सस्ता होगा तो जाहिर सी बात है वो मार्केट में अच्छे से compete कर पाएगा, अपनी क्वालिटी पर ध्यान दे पाएगा। ठीक है, इसलिए गुणवत्ता को बढ़ा पाएगा और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, यानी कि कंपटीशन बढ़ जाएगा और गुणवत्ता बढ़ेगी, इसलिए ये ज़रूरी होता है। चलिए, बाकी आप ध्यान से पढ़ सकते हैं और डिटेल से पढ़ना हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ व्हाट्सएप पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें आप और डिटेल से अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के नगरों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? भारत के नगरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, अधिकांश लोग गैर कृषि कार्यों में लगे होते हैं। नगरों में तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी और टर्सरी प्रकार की एक्टिविटीज़ में सारे लोग लगे होते हैं। यहाँ बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार और सुविधाएं उपलब्ध होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ समस्याएं भी होती है, जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ, प्रदूषण, ट्रैफिक जैसी समस्याएं भी देखने को मिल जाती है। तो भारतीय नगरों की ये विशेषताएं थी। चलिए आगे है, जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था, इसके बारे में वर्णन करो। जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक होते हैं, इसलिए जनसंख्या बहुत धीमी रहती है। यह अवस्था प्राचीन और अविकसित समाजों में पाई जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, अशिक्षा, खराब जीवन स्तर इसके मुख्य कारण है। लोग अधिक संतान पैदा करते हैं, परंतु मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे जनसंख्या स्थिर बनी रहती है। आगे देखते हैं। अब ये जो जनसंख्या स्थिर बनी रहती है, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि बहुत सारी अभाव, शिक्षा वगैरह होती है, मृत्यु दर इसी कारण से ज़्यादा होती है। चलिए आगे देखते हैं। 6th क्वेश्चन,
नमामि गंगे परियोजना के बारे में बताइए। नमामि गंगे परियोजना एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना है। इसमें ये व्यवस्था की गई है कि जो सीवरेज है उसका पानी ट्रीटमेंट के द्वारा भेजा जाए, औद्योगिक अपशिष्ट का नियंत्रण हो, घाटों का विकास हो, ये सारे कार्यक्रम होने चाहिए। आगे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावशाली उपाय शिक्षा है, विशेषकर महिला शिक्षा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग बढ़ाना चाहिए, विवाह की आयु बढ़ानी चाहिए, छोटे परिवार को प्रोत्साहन देना चाहिए, सरकार को जनसंख्या संबंधी जागरूकता अभियान भी चलाने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि का भविष्य उज्जवल नहीं है, कारण बताओ। स्थानांतरित या झूम कृषि पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे जंगलों की कटाई होती है और प्रदूषण फैलता है, साथ ही इनकम भी बहुत कम होती है। तो सरकार जो है इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है। सरकार चाहती है कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगे। इसी कारण से धीरे धीरे इस कृषि व्यवस्था को समाप्त करके स्थायी कृषि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो स्थानांतरित कृषि का भविष्य उज्जवल नहीं है। आगे जल क्रांति अभियान के बारे में बताइए। जल क्रांति अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण और प्रबंधन करना है। इसके तहत वर्षा के जल का संचयन करना, जल स्रोतों का संरक्षण करना, जल उपयोग की दक्षता को बढ़ाने पर जोर देना है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी जल घर में प्रयोग कर रहे हैं वो अच्छे से प्रयोग करें, उसको वेस्ट न बहाएं। आगे है भारत में जनसंख्या की विश्व वितरण के का कारण है, यानी कि बहुत ही असमान वितरण है। कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र हैं, तो कहीं बहुत कम जनसंख्या जैसे अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर घनत्व है। वहीं सिक्किम के अंदर सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलती है। कारण क्या है देख लेते हैं। समान नहीं है जनसंख्या का वितरण क्योंकि मैदानी क्षेत्र उपजाऊ भूमि है, वहाँ पर रोजगार और बेहतर जल की उपलब्धता के कारण जनसंख्या अधिक होती है, जबकि पर्वत, मरुस्थल और वन वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि भौतिक और आर्थिक कारक जो जनसंख्या को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। भारत के विदेशी व्यापार में असंतुलन के कारण क्या है। भारत के विदेशी व्यापार में असंतुलन का मुख्य कारण आयात और निर्यात का कम होना है। पेट्रोलियम, मशीनरी और सोने के अधिक आयात होता है। निर्यात में प्रतिस्पर्धा की कमी और उच्च लागत भी है। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव और तकनीकी पिछड़ापन भी असंतुलन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला 12वां क्वेश्चन है। अटल सुरंग पर संक्षिप्त नोट लिख दो। अटल सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है। यह दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंगों में से एक है। यह मनाली और लेह के बीच की दूरी है और दूरी और समय दोनों को कम करती है। इससे सेना की आवाजाही कम और आसान हुई है, पर्यटन बढ़ा है। यह साल भर संपर्क बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारकों के समूह को प्रभावित करने वाले दो कारक बताइए। एक मतलब कौन से दो कारण है जिससे प्रवास होता है। एक प्रेरक या पुश है, एक आकर्षक। माफ कीजिए, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। एक होता है आकर्षक, एक होता है प्रतिकर्षक। प्रतिकर्षक कारक वो होते हैं जिनसे हम परेशान होकर के, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, प्राकृतिक आपदा, इनसे परेशान होकर के जब प्रवास करते हैं तो उसे प्रतिकर्षक कारक कहा जाता है। वही आकर्षक कारक वो होते हैं या जिनसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मिले। विश्व व्यापार संगठन पर एक टिप्पणी कीजिए। WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देशों के बीच व्यापार को सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। यह व्यापार विवादों का समाधान भी करता है। WTO व्यापार सदस्यों को व्यापार नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। चलिए देख लेते हैं। जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक साधन है, लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है। जनसंख्या बढ़ रही है, औद्योगिकरण के कारण जल की मांग बढ़ रही है। जल प्रदूषण और अति उपयोग से जल संकट उत्पन्न हो रहा है, इसलिए जल संरक्षण आवश्यक है ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध रहे। वर्षा जल संचय और जल के विवेकपूर्ण उपयोग से इसे बचाया जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या, भारत में नगरों का विकास
नगरों का ऐतिहासिक विकास औद्योगिक विकास कारणों से कैसे हुआ है? जल जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ये हम देख चुके हैं। भारत में नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ है, चलिए देख लेते हैं। भारत में नगरों का विकास ऐतिहासिक औद्योगिक प्रशासनिक कारणों से हुआ है। प्राचीन काल में भी उद्योग बने थे, वो सांस्कृतिक केंद्र बन चुके हैं, जैसे कि वाराणसी वगैरह है। औद्योगिक क्रांति के बाद भी शहरों का तेजी से विकास हुआ है। आधुनिक समय में भी रोजगार शिक्षा सुविधा के लिए शहरों की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, 1921 को महान विभाजक वर्ष क्यों कहा जाता है? ये पहले क्वेश्चन में ही करवाया जा चुका है, चलो रिपीट कर लेते हैं। क्योंकि 1921 में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा कमी थी और इस समय मृत्यु दर भी 1921 में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत धीमी थी, लेकिन 1921 के बाद मृत्यु दर में कमी आई और जनसंख्या में वृद्धि हुई, स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार हुआ। इन सब के कारणों से महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। आगे है परिवहन और संचार जीवन रेखाएं हैं अर्थव्यवस्था की, क्यों? चलो, परिवहन और संचार किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ये वस्तुएं, सेवाओं, लोगों के आवागमन को सुगम बनाते हैं। व्यापार, उद्योग और प्रशासन इन पर निर्भर करते हैं। संचार के माध्यम सूचना का तेजी से आदान प्रदान होता है, इसलिए इन्हें देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था की धमनियाँ कहा जाता है। चलो आगे है अगला क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या का घनत्व लगातार क्यों बढ़ रहा है? चलिए देख लेते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ रहा है क्योंकि जनसंख्या खुद ही तेजी से बढ़ रही है, जबकि भूमि जो है जितनी है उतनी ही है। भूमि नहीं बढ़ रही है परंतु जनसंख्या बढ़ रही है। कारण ये कि स्वास्थ्य सुविधाओं में अच्छा सुधार हुआ है, जिससे मृत्यु दर कम हो गई, जनसंख्या बढ़ने लगी, जिससे कृषि उद्योगों पर एक स्थान पर जमावड़ा हो गया और शहरीकरण उद्योग वगैरह बढ़ने लगे, जिससे जनसंख्या बढ़ने लगी। चलिए आगे क्वेश्चन है, डॉक्टर महबूब उल हक का योगदान यानी कि मानव विकास जो है उसमें डॉक्टर महबूब उल हक का क्या योगदान है? चलिए देख लेते हैं। डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास के अवधारणा को विकसित किया था। उन्होंने मानव विकास सूचकांक की शुरुआत की, जो केवल आय के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर को भी विकास के मापदंड मानता है। उनके इस विचार को मानव विकास का केंद्रित मान लिया गया और विश्व स्तर पर उनके विकास की नई दिशा दी गई। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वाणिज्यिक पशुधन पालन। वाणिज्यिक पशुधन पालन क्या है? कृषि की पद्धति है जिसमें पशुओं का पालन मुख्यतः बाजार में बिक्री के लिए किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं बड़े बड़े फार्म, आधुनिक तकनीक, सस्ता उच्च उत्पाद, सस्त नस्लें, पूंजी का अधिक निवेश, ये सारी विशेषताएं होती है। विकसित देशों में ज़्यादा होती है। मांस, दूध वगैरह इनका उत्पादन इसका केंद्रबिंदु होता है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, महानगर और नगरीय संकुल में अंतर महानगर के अंतर क्या होते हैं? चलो यहाँ से शुरू होता है यहाँ का आंसर। महानगर में बड़े शहर होते हैं जिनकी संख्या 10 लाख से अधिक होती है, जिनकी आर्थिक गतिविधियाँ अधिक होती है, जबकि नगरीय संकुल कई शहरों और कस्बों का समूह होता है जो आपस में जुड़े होते हैं। महानगर एक अकेला बड़ा शहर होता है, जबकि नगरीय संकुल कई इकाइयों के रूप में संयुक्त होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक होता है? चलिए देख लेते हैं। जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि जल जीवन का आधार है। इसकी मात्रा सीमित है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और प्रदूषण के कारण जल संकट बढ़ रहा है, भूजल स्तर गिर रहा है, स्वच्छ जल की कमी हो रही है। इसलिए जल का संरक्षण, सही प्रबंधन आवश्यक है ताकि भविष्य में जल की उपलब्धता बनी रहे। अटल सुरंग पर संक्षिप्त नोट क्या है? चलिए देख लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, नगरीय अपशिष्ट समस्या। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रोहतांग दर्रे के करीब है। ये 9 किलोमीटर लंबी है, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंगों में से एक है। मनाली और लेह के बीच संपर्क आसान हुआ है, रक्षा, पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है नगरीय अपशिष्ट निपटान समस्याएं। शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण कचरा तेजी से बढ़ रहा है। उचित निपटान न होने से प्रदूषण की समस्याएं बढ़ रही है। प्लास्टिक कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट समाधान के लिए कचरे का पृथक्करण, पुनर्चक्रण, आधुनिकीकरण निपटानों का उपयोग आवश्यक होता है। चलिए आगे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन,
सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है, उसके उद्देश्य वगैरह क्या है। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम ऐसा विकास कार्यक्रम है जिसमें सूखे से संबंधित जो क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र जहाँ सूखा पड़ने की संभावना रहती है, वहां पर इस प्रकार का विकास किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। वृक्षारोपण और मृदा संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। किसानों को सूखारोधी फसलें अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका लक्ष्य लोगों की आजीविका सुधारना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना ताकि सूखे प्रभाव को कम किया जा सके। आगे देखते हैं डेयरी कृषि। डेयरी कृषि की अनुकूल दशाएं कारक कौन से है वगैरह ये चीजें। डेयरी कृषि ठंडी और आर्द्र जलवायु में सबसे अच्छी होती है। यहाँ चारे की उपलब्धता ज़्यादा होती है, बाजार निकट होते हैं, परिवहन और शीत भंडार यानी कोल्ड स्टोरेज की सुविधा होती है, उन्नत नस्ल के पशु, आधुनिक की तकनीक से उत्पादन, ये सारे डेयरी कृषि के लिए जरूरी कारक होते हैं। आगे 27वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल नीति 2012 की विशेषताएं बताइए। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय जल नीति 2012, इसका उद्देश्य जल का समुचित सतत उपयोग करना। इसमें जल संरक्षण, पुनर्चक्रण, वर्षा जल पर संचयन पर जोर दिया गया। जल को आर्थिक संसाधन मानते हुए इसके कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया गया। जल वितरण में समानता और पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, चलो 28 नंबर क्वेश्चन ये है कि 1921 से 1951 को स्थिर वृद्धि अवस्था क्यों कहा जाता है। 1921 से 51 के बीच भारत की जनसंख्या में मध्यम दर से वृद्धि हुई। इस अवधि में मृत्यु दर में कमी आई, लेकिन जन्म दर अभी भी उच्च था। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, महामारी नियंत्रण से जनसंख्या बढ़ी, परंतु वृद्धि दर तेज नहीं थी, इसलिए इसे स्थिर वृद्धि दर अवधि कहा गया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं। चलिए, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है क्योंकि देश के प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र है। यहाँ से विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा संचालित होता है। ऐतिहासिक रूप से विदेशियों के प्रवेश का मुख्य द्वार रहा है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और समुद्री मार्ग से वैश्विक संपर्क का प्रमुख केंद्र बना देते हैं। आगे है अम्लीय वर्षा क्या है, इसके दुष्प्रभाव। चलिए, अम्लीय वर्षा, इसके दुष्प्रभाव। अम्लीय वर्षा वह वर्षा है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें मिलकर के अम्ल बनाती है। यह उद्योगों और वाहनों से निकलती है। इसके दुष्प्रभाव मृदा की उर्वरता में कमी हो जाती है, जल संरक्षण, जल स्रोत वगैरह जो है वो प्रदूषित हो जाते हैं, वनस्पति को नुकसान होता है, ये सारे काम होते हैं। आगे है पर्यटन के 3 प्रमुख आकर्षण। ये विश्व में कौन कौन से विश्व में पर्यटन के 3 प्रमुख आकर्षण केंद्र है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक। पर्यावरण प्राकृतिक जो कारक है उसमें पर्वत, समुद्र तट, वन आदि आते हैं। इसमें घूमने के लिए लोग ज्यादा आते हैं। सांस्कृतिक आकर्षक त्योहार, परंपराएं, कला आदि शामिल है। ऐतिहासिक आकर्षण में किले, स्मारक, प्राचीन स्थल आदि आते हैं। ये पर्यटन के आकर्षित करते हैं और आर्थिक विकास में सहयोग देते हैं। आगे है मिश्रित कृषि क्या होती है। चलिए देख लेते हैं। मिश्रित कृषि की वह पद्धति होती है जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं। इसमें किसान को 2 लाभ मिलते हैं, एक फसल का और साथ में पशु उत्पादन, दोनों से आय होती है। प्रणाली भूमि को उर्वरता बनाए रखती है और यह मुख्यतः यूरोप और भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। आगे है ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर। ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या कम होती है और लोग मुख्य रूप में कृषि करते हैं, सुविधाएं सीमित होती है। नगरीय बस्तियों में जनसंख्या अधिक होती है, लोग उद्योग, व्यापार वगैरह में लगे रहते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह ज्यादा होती है। जीवन शैली में भी दोनों में अलग अलग होती है। ये ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर पूछा गया था, उसका उत्तर है। आगे है उपग्रह और कंप्यूटर से जनसंचार के क्रांति। उपग्रह और कंप्यूटर से विकास में बहुत ज़्यादा संचार में तेजी आई है, आसान हो गया है। इंटरनेट, मोबाइल, टीवी सूचनाएं तुरंत मिलती है। दूर दराज के क्षेत्रों में संचार आसान हो गया है। इससे शिक्षा, व्यापार और प्रशासन में सुधार हुआ है। यह आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यानी कि उपग्रह और कंप्यूटर जनसंचार से जो क्रांति हुई है उसके बारे में बताया गया है। आगे है पतन और पोतासिया में अंतर। पतन वह स्थान होता है जहां जहाजों का व्यापारिक कार्य होता है, जैसे माल की लोडिंग अनलोडिंग। पोतासिया जहाजों
के ठहरने के सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। पतन व्यापारिक सुविधा होती है जो कि पोताश्रय प्राकृतिक और कृत्रिम सुरक्षा प्रदान करता है। सभी पतन पोताश्रय हो सकते हैं लेकिन सभी पोताश्रय पतन नहीं होते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए, इसमें अंतर होता है। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर प्रभाव। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी रोग लगते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह। आंखों में जलन होती है, हृदय रोग पैदा हो सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से फेफड़ों की क्षमता भी घट जाती है, इसलिए स्वास्थ्य वायु के लिए प्रदूषण नियंत्रित करना आवश्यक है। आगे है मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध बताइए। ठीक है, मानव भूगोल जो है अलग अलग सामाजिक विज्ञानों जैसे कि इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान इनसे जुड़ा हुआ है। जनसंख्या को समाजशास्त्र से लेता है, आर्थिक गतिविधियों को अर्थशास्त्र से, क्षेत्रीय विकास की राजनीति से संबंधित है। इस प्रकार मानव भूगोल अन्य संबंधों से भी अपना जो है वो प्राप्त करता है। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का वर्गीकरण। मानव विकास सूचकांक के अनुसार देशों को उच्च, मध्य और निम्न श्रेणियों में बांटा जाता है। उच्च अवस्था वालों में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान आदि आते हैं। इन देशों में शिक्षा स्वास्थ्य स्तर का बहुत अच्छा होता है, प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होती है। आगे है भारत में जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता क्या कारण है। चलिए देख लेते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि सभी राज्यों में समान नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में वृद्धि दर अधिक है, जबकि केरल, तमिलनाडु में कम है। इसका शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं, आर्थिक विकास विकसित राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण बेहतर होता है, जबकि अविकसित क्षेत्रों में वृद्धि अधिक होती है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो विकास करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसे ही कहते हैं। इसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया। मृदा संरक्षण, वानिकी, जल संसाधनों के विकास को भी प्राथमिकता दी गई। इससे लोगों का जीवन स्तर में सुधार हुआ और पलायन कम होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अलोहा धातुएं और उनका वितरण। अलोहा धातुएं वे होती है जिसमें धातु नहीं होता परंतु माफ कीजिए, अलोहा धातुएं वो धातुएं होती है जिसमें लोहा नहीं होता परंतु धातु होती है, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, सीसा। भारत में तांबा, राजस्थान में, झारखंड में एल्यूमिनियम, उड़ीसा में इन धातुओं का पाया जाता है। इन धातुओं का उपयोग व्यापक रूप से उद्योगों वगैरह में होता है। चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप। चतुर्थक अंतर क्या होता है। चतुर्थ क्रियाकलाप ज्ञान आधारित होते हैं, जैसे शिक्षा, अनुसंधान, सूचना तकनीकी। पंचम क्रियाकलाप उच्च स्तर के निर्णय और नीति निर्माण से जुड़े होते हैं, जैसे प्रशासन और प्रबंधन। चतुर्थक जानकारी का उपयोग होता है, जबकि पंचम का निर्णय लिए जाते हैं। दोनों आधुनिक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हैं। अब आगे है बीपीओ और केपीओ में अंतर क्या है। बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में कंपनी अपने सामान्य कार्य जैसे कॉल सेंटर, डेटा एंट्री आदि बाहरी एजेंसियों को देती है। केपीओ नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में उच्च ज्ञान और विशेषता वाले कार्य जैसे रिसर्च, डेटा एनालिसिस, परामर्श आदि शामिल होते हैं। बीपीओ में कम कौशल की आवश्यकता, जबकि केपीओ में उच्च शिक्षा और विशेषज्ञता की जरूरत होती है। केपीओ का मूल्य महत्व अधिक होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव विकास के कल्याण उपागम की विशेषताएं क्या है। मानव विकास के कल्याण उपागम में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने पर केंद्रित है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आय को प्रमुख माना जाता है। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि लोगों की भलाई सुनिश्चित करना है। यह समान अवसर, सामाजिक न्याय और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। बस्ती क्या है। संयंत्र और प्रकीर्ण बस्तियों में अंतर क्या है। बस्ती वह स्थान होते हैं जहाँ लोग रहते हैं। संयंत्र बस्ती में घर पास पास बने होते हैं, जनसंख्या ज्यादा होती है। प्रकीर्ण बस्ती में घर दूर दूर होते हैं, जनसंख्या कम होती है। संयंत्र बस्तियां मैदानी क्षेत्रों में, जबकि प्रकीर्ण बस्तियां पहाड़ी और वन क्षेत्रों में अधिक होती है। आगे देख लेते हैं अटल सुरंग। अटल सुरंग पर बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो अटल सुरंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, इसको तो जरूर याद कर लें। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के नीचे निकट स्थित है। यह लगभग 9 किलोमीटर लंबी और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे मनाली लेह के बीच की दूरी कम हो गई है, पूरे आवागमन संभव बना देती है पूरे वर्ष भर पे। इसमें पर्यटन व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। आगे है भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं क्या है। भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः समुद्र से होता है, आयात निर्यात दोनों शामिल है। भारत कच्चे माल और कृषि उत्पादों का निर्यात करता है, जबकि मशीनरी और पेट्रोलियम का
आयात करता है। वैश्वीकरण के कारण व्यापार में वृद्धि होती है, देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आगे। इतने लगभग 50 क्वेश्चन है, ये 48 क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चनों में से पक्का यही से क्वेश्चन आने की संभावना हमें नजर आ रही है। चलिए देख लेते हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है? दूसरा है नगरीय अपशिष्ट समस्या। वायु प्रदूषण के स्रोत, वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं वाहन, थर्मल एनर्जी पावर प्लांट, जलने वाले ईंधन। इससे हानिकारक गैसें निकलती है जो वातावरण को दूषित कर देती है। इससे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अथवा नगरीय अपशिष्ट समस्या, शहरों में बढ़ती आबादी के कारण कचरे की मात्रा बढ़ रही है। उचित प्रबंधन के अभाव में प्रदूषण और बीमारियां फैलती है। प्लास्टिक कचरा बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए रिसाइकलिंग और सही निपटान आवश्यक है। अंत में 2 क्वेश्चन जिनके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है वो है अटल सुरंग और जो नगरीय क्षेत्र है उसमें अपशिष्ट प्रबंधन। वो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग चांसेस है आ जाए। हमें ऐसा लग रहा है कि 99% ये निश्चित रूप से आने वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।